उड़ीसा की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि ऐसी जगह तो कहीं होगा नहीं जहां शहर हो, बहुत संपन्न इलाका हो, ऐसी जगह तो ये कोई होगी नहीं। ये कैसी जगह होगी? जहां आदिवासी रहते होंगे, जहां जनजाति रहती होगी, जहां विभिन्न समुदाय रहते होंगे। आप सब लोग माइक बंद रखें। जहां जंगल होगा, कुल मिला के पर्यावरण होगा, प्रकृति होगी, ये सब चीजें वहां होंगी। समझ रहे हो कि जहां क्या मिला? लो अयस्क मिला। अयस्क क्या होता है? मिक्सअप। शुद्ध धातु क्या है? लोहा। सवाल आ जाए कि अयस्क किसे कहते हैं, अपने तो नहीं आएगा, साइंस का मामला है। लोहा शुद्ध धातु है, अयस्क मिश्रित धातु। आपने 10th में साइंस में पढ़ा होगा, संधारण की विधि, विच्छेदन की विधियां, अलग शुद्ध करने की विधियां। तो अयस्क क्या होता है? कच्चा लोहा जिसमें सब कुछ चीजें मिली हुई होती है, वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। और ये अयस्क कहाँ निकल रहा था? उड़ीसा के जंगलों में निकल रहा था। शहरी क्षेत्र से इसका कोई लेना देना नहीं था। अब जब शहरी क्षेत्र नहीं है, जंगली क्षेत्र है, तो आदिवासी होंगे, जनजाति होंगे, विभिन्न समुदाय होंगे, पर्यावरण प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। आप जानते हो इस लौह अयस्क को निकालने के लिए क्या होंगी? बस्तियां बसेंगी, उद्योग लगेंगे, परिवहन की व्यवस्था होगी, और ये सब किसको नष्ट करते हैं? प्रकृति और पर्यावरण को नष्ट करते हैं। और हमने बात की थी कि पहला हक स्थानीय लोगों का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? स्थानीय लोगों का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? बाहरी लोग आ रहे थे। कौन आ रहे थे? बाहरी लोग आ रहे थे। यही विवाद था। समझ में आ रही है बात कि बाहरी लोग क्या चाह रहे थे? कि यहाँ मामला क्या करना चाह रहे थे? गड़बड़ करना चाह रहे थे। गड़बड़ क्या था कि लो अयस्क के नाम पर यहाँ वो दादागिरी दिखा रहे थे, एक प्रकार से उद्योग लगा रहे थे, बस्तियों को उजाड़ रहे थे, जंगलों को उजाड़ रहे थे, कुल मिला के परंपरागत सभ्यता को नष्ट करना चाह रहे थे, आदिवासियों को हटाना चाह रहे थे और औद्योगिकरण लाना चाह रहे थे। इसीलिए वहां की लोकल जो जनजातियां थी, उन्होंने कहा पर्यावरण मस्ट है, और इसी वजह से हम सब लोग इस पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देना चाहते। अपनी क्लास में ये एक बलराम बलराम है, ये हमेशा अनम्यूट रखता है। कल मुझे याद नहीं रहा बात करने के लिए, आज इनसे जरूर बात करेंगे क्या समस्या है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। अदिति, इसमें कोई नो दिक्कत? सर। और कोई सवाल? नो सर। नो सर। देखो, हम इन चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे? एक तरफ तो आदिवासी है, एक तरफ कौन है? विकास करने वाले। अब दोनों में से एक ही काम हो सकता है, या तो आप जंगल बचा लो या विकास कर लो। और दोनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? यदि हम जंगलों को बचाने की कोशिश करते हैं तो उद्योग नहीं बढ़ सकते, और अगर उद्योगों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो जंगल नहीं बढ़ सकते। ऐसे में दोनों में आपसी तनाव हुआ, और ये तनाव बढ़ता ही चला गया। एक उदाहरण से आप और समझ सकते हो। अगला उदाहरण अपना वही है। आज का टॉपिक है विकास की धारणाएं। आधा हमने पहले कर लिया था, आज बचा कुचा कर लो। अवधारणाएं। देखो, सबसे पहले तो विकास किसे कहते हैं? ये आपको याद होना चाहिए। पहला ही बिंदु है विकास क्या है। ठीक है, इसकी एक एक हेडिंग आप बनाते जाना डिटेल, और इसमें ऐसे ही लिख लो। ये तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, विकास क्या है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप याद रखना। जैसे मान लीजिए ये नदी है,
ये नदी ए बिंदु से बी बिंदु तक चलती थी, बहती थी, ठीक है। अभी क्या हुआ, इस बिंदु को बीच में से काट दिया गया और यहां पर बना दिया गया बांध। ये क्या बना, बांध बना। कहानी समझ में आ रही है। नदी कहां से बहती थी, ए बिंदु से बहती थी, कहां तक बहती थी, बी बिंदु तक बहती थी। तो ये पूरा इलाका सिंचाई, खेती, मछली पालन, पेयजल, यानी कि वे सारे काम जो जल से संभव हैं, बिजली है, बहुत सारे काम, वो सारे आसानी से कर लेते थे, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही थी। दिक्कत कब आई, जब यहाँ बांध बन गया। बीच में बांध बनने से नुकसान क्या क्या हुआ, एक तो यहाँ पानी की क्या आ गई, कमी, क्योंकि पानी कहाँ स्टोर हो गया, यहाँ। दूसरा देखो, आपको लग नहीं रहा क्या कि पानी का भराव केवल यही है, इन लोगों के मजे हो गए जो यहां से दूर है, ठीक है। इन लोगों के क्या हो गए, मजे हो गए, आराम से मछली पालन का आनंद लेंगे, सिंचाई का आनंद लेंगे, बिजली वगैरह सब कुछ। इनके लिए तो क्या हो गई, सुविधा। इस बांध को बनने से बांध के जो निकट पड़ोसी थे दोनों साइड, उनको तो क्या हो गया, फायदा। अब देखो इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, किसी की जमीन यहां भी होगी, किसी के घर यहां भी होंगे, किसी का व्यापार यहां भी होगा, इनको क्या हुआ, नुकसान। ठीक है, पहले नदी आ रही थी ए बिंदु से बी बिंदु तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी से पानी आता था, सब यूज करते थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने विकास के लिए क्या बनाया, बांध। बांध कहाँ बना दिया, नदी को काटकर। हम जानते हैं नदी को रोककर ही बांध बनाया जा सकता है, प्राकृतिक दशाएं अगर सपोर्ट करती हैं तो। इसमें दो कंडीशंस हुई। एक कंडीशन तो जल भराव, हम समझते हैं, ज्योग्राफी में दीपक जी ने बहुत अच्छे से समझाया होगा, हमने बांध देखे भी हैं, फिल्मों में भी देखे हैं और रियल लाइफ में भी देखे होंगे आपने बांध, कि बांध में बड़ा क्षेत्र कवर हो जाता है और उसमें पानी स्टोर हो जाता है। जहां जाए ये पानी स्टोर होगा, पहले ये जमीनें, यहाँ खेती होती होगी, व्यवसाय होगा, रहते होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ बांध बना, इस बांध बनने के साथ ही इस क्षेत्रों में दिक्कत आ गई और इन क्षेत्रों में, ये भराव क्षेत्र में आने के कारण इनकी जमीन जो खेती लायक थी वो नष्ट हो गई, इनके मकान जो रहने लायक थे वो नष्ट हो गए, पशु चारण सब बंद हो गया। तो इनको तो क्या हुआ, नुकसान। फायदा किनको हुआ, जो यहाँ के आसपास के लोग थे वो सिंचाई कर सकते हैं क्योंकि इनकी जमीनें नहीं डूबी हैं, नो वैन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, पेयजल की सुविधाएं हैं, कृषि की सिंचाई की सुविधाएं हैं। ये सब किसको हुई, यहाँ से ठीक दूर वालों के लिए। अब देखो इनके लिए भी दिक्कत आई, यहाँ इस क्षेत्र के लिए भी दिक्कत आई। कैसे, यहाँ पानी की क्या आ गई, एक तो कमी आ गई, फिर इनके ये भी दिक्कत रहेगी कि यहाँ पर कभी भी ये बांध टूट भी सकता है और बहुत सारी समस्या इनके सामने आएंगी। यानी कि जो बड़े उद्योग होते हैं या बड़ी परियोजनाएं हैं, जिन्हें बड़ी या बहुउद्देश्य, ये सही शब्द है, बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं हैं, कौन सी योजना, बहुउद्देश्य परियोजना, इनके लाभ के साथ साथ क्या है, हानि भी है। क्या है, हानि भी है। और विकास किसे कहते हैं, जब तक एक भी व्यक्ति विरोध करने वाला हो तो किया गया कार्य विकास नहीं कहलाता है। फिर से समझना, जब तक एक भी व्यक्ति क्या करने वाला हो, विरोध करने वाला हो, तब तक वो विकास नहीं कहला सकता। आप कोई भी काम करें और कोई विरोध नहीं कर रहा उसका, यानी कि वो काम सही है, उचित है, तो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। डेवलपमेंट इज मोस्ट पॉपुलर पॉजिटिव थिंग इन आवर सोसाइटी। विकास हमारे समाज में सकारात्मक भाव के साथ विकास करने की बात करता है, नकारात्मक भाव से नहीं। विरोध किसका होगा, नेगेटिव थिंग का होगा। नकारात्मक किसकी चीजें होंगी, इसमें किसी को नुकसान होगा। अरे भाई देखो, अगर मेरा घर यहाँ हो, मेरा घर इस बराव क्षेत्र में हो, तो मैं क्या कहूंगा, भाई डूबने के लिए नहीं मिला क्या, और कहीं बना लो।
मेरी खेती क्यों, मेरा ही मकान क्यों, और फिर सरकार पैसा भी बहुत कम देती है। इसीलिए इन परियोजनाओं का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। आपको सवाल कभी ऐसा देखने को मिले, क्वेश्चन जरूर है, आंसर नहीं है किताब में, ध्यान रखना, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध क्यों हुआ या क्यों हो रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है। नर्मदा घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, बड़ी बड़ी परियोजना है, इनका विरोध भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसी कारण हो रहा है। इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ ज्यादा, हानि कम। लेकिन जिसके घर हानि होती है वो ये नहीं देखता कि राष्ट्रीयता क्या है, वो सब चीजें बाद में। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये समझ में आया? आयुषी, कुलदीप, कुछ पूछना है इसमें से? अरे वापस समझाओ। ठीक है, दोबारा देख लो। हम क्या पढ़ रहे हैं, विकास की अवधारणा। ये टॉपिक तो मिल गया होगा किताब में। इसमें पहला ही बिंदु आपको क्या बनाना है, 4-5 बिंदु है इसके, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला बिंदु क्या है, विकास किसे कहते हैं या विकास क्या है। परिभाषा क्या है, जब तक समाज में किए गए कार्य का एक भी विरोध करने वाला व्यक्ति है, हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, अगर उसका एक भी व्यक्ति विरोध करने वाला है तो विकास नहीं कहला सकता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसका विरोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, विकास है। समझ में आई परिभाषा? एक नदी ए बिंदु से चलकर कहां जा रही है, बी बिंदु तक जा रही है, इस पर किसी प्रकार का कोई बांध पहले नहीं था, तो नदी को कहीं अवरोध नहीं, कहीं ब्रेकर्स नहीं, नदी सीधी यहां से चलती थी और यहां आके खत्म हो जाती थी। आपस में जो गांव पड़ने वाले थे आसपास, वो इससे जल ले लेते थे, चाहे वो इंजन के जरिए हो, चाहे वो हाथों के जरिए हो, चाहे वो उनकी उपयोगिता के आधार पर था। लेकिन जैसे ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं का प्रोजेक्ट आया तो हमें ये लगने लगा कि इस नदी से मल्टीपर्पज काम करने पड़ेंगे। सिंचाई है, खेती है, मछली पालन है, पेयजल है, और बहुत सारी चीजें हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, बांध बनाना पड़ेगा। और ये बांध कैसा है, बहुत बड़ा बांध है। और हम बात कर लें नर्मदा घाटी की, किसकी कर लें, नर्मदा घाटी परियोजना कौन से राज्य में है, बता सकता है कोई? नर्मदा घाटी परियोजना कहाँ है? गुजरात। गुजरात। और मध्य प्रदेश। और ठीक है, 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। इसमें कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। इस पर गुजरात में तो कौन सा बांध है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। यहां कौन सा है, नर्मदा सागर। 2 बड़े बांध हैं, आपको याद रखना है ना। गुजरात में कौन सा है, सरदार सरोवर बांध। आपने वो देखी सरदार जी की मूर्ति, लिबर्टी ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, यस सर। वो यही है ना, गुजरात में ही है। और सरदार सरोवर बांध के भराव क्षेत्र में ही है, यानी कि जो बांध का पानी जहां जहां फैलता है उसी भराव क्षेत्र में केवड़िया नाम की एक जगह है, वहां पर ये मूर्ति बनाई गई है। तो जीके का सवाल तैयार हो गया। गुजरात में नर्मदा नदी में कौन सी बांध बनाई गई है, सरदार सरोवर बांध बनाई गई है। मध्य प्रदेश में कौन सी है, नर्मदा सागर बांध है हमारा है। अब जब ये बांध बन गए हैं यहाँ पर, तो एक तो आगे पानी की कमी आ गई क्योंकि पानी हमने यहीं रोक लिया। दूसरा क्या हुआ कि जहां जहां ये बांध बना है वहां वहां पानी भी फैलेगा। पहले तो पानी इतनी सी दूर में ही जा रहा था, अभी कितना दूर जाएगा, बहुत दूर फैल गया। तो किसी के घर डूब गए, किसी का ऑफिस डूब गया, किसी की खेती डूब गई। और ऐसे में ये लोग क्या करने लग गए, विरोध करने लग गए। ये लोग भी क्या करेंगे, विरोध। लेकिन मजे किसके हुए, यहाँ से जो दूर लोग थे, यहाँ से जो बिजली लेंगे, मछली पालन लेंगे, उनके क्या हो गए, मजे हो गए। तो किसी के तो क्या हो गए, मजे, और किसी को क्या आ गई, दिक्कतें आ गई। तो ये विकास कहलाएगा क्या, क्या इसे विकास कहा जा सकता है क्या, नहीं।
क्योंकि विकास में नहीं कोई सर। विरोध करने वाला नहीं होता है। लिखो परिभाषा, लिख लो। जब तक एक भी व्यक्ति समाज में किए गए कार्यों का विरोध कर रहा हो, जब तक एक भी व्यक्ति समाज में किए गए कार्यों का विरोध कर रहा हो, तो ऐसे कार्यों को विकास नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया? अब इसमें दूसरा बिंदु देखो, सर, हाँ जी, बहुउद्देश्य परियोजना की परिभाषा बताओ। किसकी? बहुउद्देश्य परियोजना की। बहुउद्देश्य परियोजना तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ऐसी योजनाएं जिसमें उद्देश्य एक से ज्यादा हो, मल्टीपर्पज उद्देश्य हो, बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहलाती हैं। जैसे पानी के साथ सिंचाई, बिजली की योजना चल रही है, पेयजल की व्यवस्था है, रिएक्टर चल रहे हैं। तो योजना तो कैसी है? एक। उद्देश्य कैसे हुए? एक से ज्यादा। कौन सी योजनाएं कहलाती हैं? बहुउद्देश्य कहलाती हैं। और बताओ, और कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, सर, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के नाम भी बताओ। नाम? हाँ। भाखड़ा नांगल है, नर्मदा सागर परियोजना है, दामोदर घाटी है। कितनी परियोजनाएं लिख लो आप, जितनी भी दीपक जी सर ने आपको नदी घाटी परियोजनाएं बताई है, लगभग 9 से 10 होंगी, सारी लिख लेना। कोसी नदी है, बगलियार है, सारी बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं। ठीक है, जितनी भी परियोजना, राजस्थान में चंबल है, माधो सागर बांध है, सारी परियोजना क्या है? बहुउद्देश्य परियोजनाएं। विकास का पश्चिमी मॉडल, अब ये भी ध्यान में रखना है, पश्चिमी मॉडल से तुलना, ऐसे लिखूंगा। अब ये पहले तो ये हमें ये देखना होगा कि ये पश्चिमी मॉडल क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे कि तुलना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले बिंदु में कोई दिक्कत आई क्या? किसी को भी पहले बिंदु में दिक्कत आई? दूसरा देखो, पश्चिमी मॉडल देखो। अब एक चीज और ध्यान रखना, विकास चाहे वो अपना हो, चाहे वो देश का हो, चाहे वो राज्य का हो, आधार क्या है? लाभ कमाना। क्या है? लाभ कमाना। अब यहां पर एक बात सोचना आप, हमारे यहाँ आपने प्याऊ लगाते हुए देखा होगा, है ना? पानी पिलाने वाले भी गर्मी के समय, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं देसी भाषा में बताता हूँ। गर्मी के समय में निःशुल्क पानी पीने की व्यवस्थाएं हमारे द्वारा समाज सेवी द्वारा की जाती है। यही क्या है? समाज सेवा है। आम जनता की सेवा, जनहितकारी योजनाएं हैं। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। जबकि पश्चिम में कोई भी काम किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? केवल और केवल लाभ कमाना होता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कैंप लगाए जाते हैं, निःशुल्क कैंप लगाए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो एनजीओ की तरफ से हो, चाहे वो हमारी तरफ से हो। कैसे कैंप लगाए जाते हैं? निःशुल्क कैंप लगाए जाते हैं। इनका भी उद्देश्य क्या नहीं है? लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं है। तो पश्चिमी मॉडल क्या है विकास का? किसी भी कार्य को इसलिए किया जाएगा कि उससे क्या हो? बेनिफिट्स हो, लाभ होने चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार पश्चिम में यूरोप की, अमेरिका की, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, वहां की सरकारें काम इसलिए करती हैं ताकि उन्हें उससे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लाभ कमाने के लिए काम नहीं होता है, जबकि क्या होता है? कल्याणकारी। क्या है? कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। अब ये कल्याणकारी राज्य क्या होता है? ऐसा राज्य
जो सर्वधर्म समभाव के साथ समाज के सभी वर्गों को अपने साथ बिना किसी लालच लाभ के आगे बढ़ाने के प्रयास करे, सभी के आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बहुत सारे डेवलपमेंट करे और उसका उद्देश्य उससे लाभ कमाने का नहीं हो। जैसे गहलोत साहब की योजना है स्वास्थ्य योजना, मोदी जी की योजना है आयुष्मान भारत योजना, तो क्या उससे मोदी जी को लाभ होने वाला है क्या? नहीं, वो हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, क्या हमारे यहाँ सड़कें पैसे कमाने के लिए बना रही है सरकार? नहीं, हमारी सुविधाओं के लिए बना रही है। क्या गवर्नमेंट स्कूल पैसे कमाने के लिए बनाई गई? नहीं, अगर ऐसा होता तो फीस बहुत ज्यादा होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारे राज्य कैसे पाए जाते हैं? कल्याणकारी, जबकि विदेशों में कैसे पाए जाते हैं? लाभ कमाने वाले। वहां कोई भी कार्य यदि विकास का किया जाता है पश्चिमी मॉडल में, तो उससे फीडबैक क्या आएगा? बिजनेस मॉडल होते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, ये सब क्या देखते हैं? किसी को निःशुल्क शिक्षा नहीं, आपने देखा होगा किसी का निःशुल्क इलाज नहीं, किसी को कोई फैसिलिटी निःशुल्क नहीं मिलती। तो इनका उद्देश्य भी क्या है? लाभ कमाना ही है। जबकि भारत का जो विकास का मॉडल है, क्योंकि भारत का विकास का मॉडल कौन करेगी? भारत सरकार करेगी, आप हम तो करेंगे नहीं। भारत सरकार का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जितनी भी विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, और जन कल्याण, जनता की सेवा इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। जबकि पश्चिमी देशों का एकमात्र उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा क्या कमाया जा सकता है? लाभ कमाया जा सकता है। आपने देखा होगा विनिवेश, ठीक है, और इसको री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, है ना। जैसे मान लो हमने पैसा कहीं लगाया, उसमें क्या आया? ब्याज। तो पैसा कितना था? 10, 2 रुपए ब्याज हो गया, टोटल कितना हुआ? 12। हम तो यहां तक ही सोचते हैं। अब ये एग्जाम्पल तो किसका है? इंडिया का। अब हम बात करते हैं फॉरेन की। ये वाले लोग क्या करते हैं? 10 रुपए तो इन्होंने लगाया, 2 रुपए आया ब्याज, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? 2 रुपए मिलाकर 12 के 12 ही लगा देंगे, यानी कि जो प्रॉफिट आया उसको भी ये किस में लगा देंगे? निवेश में लगा देंगे। इसे कहते हैं री इन्वेस्टमेंट, पैसे से भी पैसा कमाना। तो इनका एकमात्र उद्देश्य है लाभ कमाना, और ये सबसे ज्यादा कौन कमाता है? पश्चिमी देश। और इसमें सबसे बड़ा नाम किसका आता है? अमेरिका का। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अमेरिका के जितने भी उदाहरण हैं वह पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर हैं। अमेरिका के पास जितने भी उद्योग हैं वो किसको ध्यान में रखकर हैं? पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर हैं, ठीक है। इतनी बात किसके समझ में नहीं आई? कोमल गुज्जर आ रही है बेटा समझ में? आयुषी कुलदीप? यस सर। क्लियर है? देखो अब यहां से क्या होगा, ये एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक पर्यावरण का एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद ये देखते हैं। एक मानक के अनुसार 25 अंक तक यूएनओ का स्टैंडर्ड है, यूएनओ का, कि जो पोल्यूशन का जो क्राइटेरिया है, कार्बन जो तत्व हैं हमारे यहाँ, पर्यावरण अगर बिगड़े तो कहां तक बिगड़ सकता है? 25 अंकों तक बिगड़ सकता है। ये किसका आंकड़ा है? यूएनओ का। अमेरिका का स्टैंडर्ड इससे भी तगड़ा है, अमेरिका में 15 अंक तक ही है कार्बन उत्सर्जन दर, इससे ज्यादा वो नहीं रखते। तो अमेरिका तो बहुत जबरदस्त पर्यावरण, बहुत अच्छा देश है। लेकिन अगर हम देखें भारत का आंकड़ा, आज जयपुर का आंकड़ा 200 आया है। जयपुर का कितना है? 200 आज का है। और आपको पता होगा लॉकडाउन अभी पूरा खुला नहीं है, ये कहां तक चलता है? 200 से 350। दिल्ली का 350 प्लस चलता है। आपको याद होगा बराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, है ना, वो जब आए थे तो उनको ये एडवाइस जारी की गई थी कि 1 घंटे से ज्यादा दिल्ली में नहीं रुकें, क्योंकि दिल्ली का वातावरण रहने लायक नहीं है। तो
आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो पर्यावरण है वो कितना खतरनाक है। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना, आगे चैप्टर आएगा उसमें ये उदाहरण आएगा कि अमेरिका का उद्देश्य केवल क्या है, लाभ कमाना। कैसे? वो ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को खराब करने वाले हैं। हर देश को उद्योग चाहिए। अब ऐसे में उद्योग बड़े देश ही देते हैं, छोटे देश तो बेचारे लगा ही नहीं सकते उद्योग। जैसे बांग्लादेश को अपना सैटेलाइट भेजना हो, है ना, उपग्रह भेजना हो, तो वो इस जन्म में तो भेज नहीं सकता, तो फिर वो क्या करेगा, नासा इसरो की मदद लेगा। उपग्रह तो बना लेगा वो, मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश उपग्रह नहीं बना सकता, उपग्रह तो बना लेगा, लेकिन उसको जो प्रेक्षापण भेजने वाला जो इंजन है उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। वो बड़ी एजेंसियों के पास ही होता है, वो क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक इंजन। ये भी याद रखना आपको, क्रायोजेनिक इंजन, ऐसा इंजन जो उपग्रह को अपनी कक्षा में छोड़कर आ जाए, अंतरिक्ष में छोड़कर आ जाए। कौन सा इंजन कहलाता है? क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। तो ये इंजन बड़े देशों के पास है। तो ऐसे में बांग्लादेश, मालदीव, है ना, भूटान, ऐसे जो देश हैं, म्यांमार, ये कहाँ सहायता प्राप्त करेंगे? नासा इसरो जैसी एजेंसियों से सहायता प्राप्त करेंगे, इनकी मजबूरी है। तो छोटे देश कहाँ जाएंगे? अमेरिका के पास जाएंगे। क्या मांगने जाएंगे? उद्योग मांगने जाएंगे कि भाई हमें उद्योग दे दो ताकि हमारा विकास हो सके, है ना। तो ये उद्योग कौन से देगा? वो उद्योग देगा जो सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण करते हो। अमेरिका उद्योग कौन से देगा? जो सबसे ज्यादा क्या करते हो? पर्यावरण प्रदूषण करते हो। ये बहुत चालाक देश है। अब ऐसे में फायदा किसको होगा? अमेरिका को, क्योंकि इसके तो क्या हो गया, पर्यावरण बिल्कुल साफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जो लेने वाला देश है उसके हो गया कार्बन ही कार्बन, क्योंकि वो भयंकर धुआं छोड़ेगा और वहां पर पर्यावरण प्रदूषण होगा। इस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा। तो अमेरिका का फायदा कैसा हुआ? दोहरा। एक तो क्या, उद्योग दे दिया, तो उससे जो लाभ होगा वो अमेरिका को होगा। दूसरा, पर्यावरण के नाम पर उस पर रोक लगा देगा, तो ये भी अमेरिका का फायदा हुआ। तो अमेरिका क्या चाहता है? केवल लाभ चाहता है, उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बताओ भाई, किसके समझ में नहीं आया? ये घटनाक्रम समझ में आया? विकास का पश्चिमी मॉडल कैसा है? यस सर। तीसरा बिंदु देखें, तीसरा है अत्यधिक आधुनिक होना। अत्यधिक आधुनिक होना। देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो विलासिता में आती है। किसमें आती हैं? विलासितापूर्ण वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनके बिना जीवन आसानी से संभव है, लेकिन फिर भी हम उनका यूज कर रहे हैं। क्या है? विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं। जैसे मान लो, ऐसा कोई घर है क्या जिसमें फ्रिज ना हो तो उस घर का जीवन यापन संभव नहीं है? कोई नहीं है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें एसी ना हो तो जी नहीं पाए। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें बहुत सारी चीजें, परफ्यूम, डीओ, आप जानते हो, इन सब चीजों पर क्या होता है? सीएफसी कंटेंट होते हैं, सीएफसी समूह होता है। क्या होता है? सीएफसी। आजकल तो ये सीएफसी फ्री आने लग गए, आपने देखे होंगे, डीओ, परफ्यूम, ये सब है ना, उस पे लिखा होता है सीएफसी फ्री, यानी कि इसमें सीएफसी गैस नहीं है। और आप जानते हो, ओजोन जो गैस है उसको तोड़ने का काम कौन सा समूह करता है? सीएफसी ग्रुप ही करता है। सीएफसी के अलावा कोई भी समूह ओजोन गैस को तोड़ नहीं सकता। तो हमारे यहाँ विकास का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में अत्यधिक आधुनिकीकरण। और इससे क्या बढ़ रहा है? विलासितापूर्ण। इससे क्या क्या नष्ट होगा? पर्यावरण नष्ट होगा।
परंपराएं नष्ट होंगी, सभ्यता संस्कृति नष्ट होगी, सभ्यता संस्कृति भाषा, ठीक है ना। अभी आपने सुना होगा गीत और गाने में क्या अंतर है। गीत और गाने में अंतर, गीत वे हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं ना। गांव में आपने सुना होगा 5 महिलाएं 10 महिलाएं बैठकर शादी समारोह उद्घाटन वगैरह है ना, इनमें गाती थी। गाने कौन से हैं, गीत कौन से हैं। गीत और गाने, गाने तो अपने फिल्मी वाले हैं। आपने देखा होगा गाना जो 1960 में बना था वो आज भी वैसा का वैसा ही है ना। और जो हमारे गांव में गीत गाए जाते हैं वो गीत परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों, वो लिखित नहीं है। कैसे नहीं है, लिखित नहीं, ऑरल है, तो उनका मतलब कुछ और कुछ और कुछ और निकलता जाता है और जो शाब्दिक परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अत्यधिक आधुनिक होने के कारण हम हमारी क्या भूल रहे हैं, पर्यावरण को भूल रहे हैं, प्रकृति प्रेम को भूल रहे हैं, परंपराएं हमारी नष्ट हो रही है। आजकल एक नया सिस्टम और चल रहा है ना। आपने देखा होगा पहले बच्चे कैसे करते थे, नमस्कार सर आ जाऊं क्या, फिर ये मामला यहाँ पहुंचा, फिर ये मामला यहाँ पहुंचा। आजकल तो पता ही नहीं क्या करते हैं, आ जाएंगे सर, है कि नहीं है। तो ये सिस्टम क्या हो रहा है, बदलता ही जा रहा है। और ये प्रभाव किसका है, पश्चिमी संस्कृति का हो रहा है। पहले बड़े बुजुर्गों के साथ रहना सौभाग्य की बात मानी जाती थी, है कि नहीं। आज क्या है, हम दो हमारे दो तक ही सीमित हैं और बच्चे को भी इतना ही सिखाया जाता है कि बस हमारे परिवार के मुखिया कौन है, पिताजी, दादाजी तक तो मामला जाता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है, परंपराएं क्या हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। आपने देखा होगा बच्चे बड़े आक्रामक स्वभाव के हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है बच्चों को, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, सहन शक्ति कम हो रही है। कारण क्या है, सीरियल ऐसे ही देखते हैं, जो लोग हैं उनके साथ उनका भाव भी ऐसा ही हो रहा है। पहले दादाजी के साथ रहते थे, उसका फायदा क्या होता था, संस्कार बच्चों में आते थे। राजा राम जी, भगवान श्री कृष्ण की कहानियां सुनाते थे, उनके कैरेक्टर से बहुत अच्छी बातें बच्चों में डेवलप होती थी, है ना। तो आधुनिक, अत्यधिक आधुनिक होना भी विकास के लिए क्या है, खतरा हो रहा है। जो हमारे समाज के मूल्य थे वे क्या हो गए, एक तरीके से नष्ट से ही हो गए। संस्कृति सभ्यता, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो बदलाव आया है हमारी संस्कृति में वो आया है पहनावे को लेकर, है ना, खान पान को लेकर। आजकल हम वेस्टर्न कल्चर के फूड खा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति का भोजन कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तानी कल्चर सुपाच्य भोजन को ध्यान में रखते हुए शुद्ध सात्विक भोजन का समर्थन करता है ना। लेकिन पश्चिमी भोजन क्या करता है, सारा उल्टा सिस्टम बनाता है। आयुर्वेद कहता है सुबह दही और छाछ खानी चाहिए, रात को दूध खाना चाहिए, जबकि उल्टा हो रहा है पश्चिम में, है ना, शाम को छाछ का सेवन हो रहा है। तो ये हमारी किसको बदल रहा है, सभ्यता संस्कृति को बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी विकास में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। भाषा, अभी भाषा को लेकर तो शायद समस्या सबके साथ ही है, मेरे साथ भी है, क्योंकि विभिन्न कल्चर के जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं, सभ्यता हम देख रहे हैं, उसमें क्या है, मॉडर्न जमाने के शब्द आ रहे हैं। इसमें कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो बताओ, कोई सवाल हो तो। कुछ पूछना है क्या? इसके बाद देखो विकास का मापन। कैसे माप सकते हैं भाई विकास को? 3 ही तरीके हैं। एक कौन सा है, विकसित, दूसरा कौन सा है, विकासशील, और तीसरा कौन सा है, अविकसित। या पिछड़े कह सकते हैं, पिछड़े राष्ट्र। तीन प्रकार की व्यवस्थाओं में हम नाप सकते हैं। ऐसा तो है नहीं भाई अब मीटर ले लिया तोल दिया कि भाई 50 किलो विकास हुआ इसका, ऐसा तो संभव है नहीं। तो हर चीज का एक पैमाना होता है। जैसे हाइट को किसमें नापेंगे, कितना फीट का हो गया, दूध को, घी को किसमें नापेंगे, कितना लीटर हो गया,
चीनी को किस में तोलेंगे, केजी में तोलेंगे। तो हर चीज का एक मापन तय है। तो विकास का भी देश के आधार पर मापें तो क्या है, विकसित, विकासशील और पिछड़े, 3 कैटेगरी में हमने मापा है। पहली कैटेगरी कौन सी है, वो जो अपने पे ऊपर क्या है, आत्मनिर्भर है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, सारे काम खुद ही कर लेते हैं। दूसरे कौन से हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं है लेकिन बनना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर नहीं है लेकिन जल्द ही बन जाएंगे, जल्द ही बन जाएंगे। इनका उद्देश्य क्या है, बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, विकासशील बनना चाहते हैं, विकासशील बनना चाहते हैं। अब अपने काम की चीज, ये तो सबको पहले से पता था, है ना। अब अपने काम क्या आएगा, पिछड़े राष्ट्र क्या बनना चाहते हैं, विकासशील। विकासशील क्या बनना चाहते हैं, विकसित। और विकसित क्या करना चाहते हैं, लाभ कमाना, और लाभ कमाना, एक्स्ट्रा लाभ कमाना। बस ये बात आपको याद रखनी है। पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पिछड़े राष्ट्र क्या करना चाह रहे हैं, विकासशील बनना चाह रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य कैसे न कैसे विकासशील बना जाए। विकासशील क्या चाहते हैं, कैसे न कैसे विकसित बना जाए। और विकसित क्या चाहते हैं, और ज्यादा लाभ आए, किसी भी तरीके से लाभ हम हर हाल में कमा कर रहें। इनको चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा देश है, किस प्रकार का देश है, उसकी परिस्थितियां कैसी हैं, उससे कोई मतलब उनको नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यहाँ पर नहीं है, जिसमें गरीबों को ध्यान में रखा जाता हो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। इनका एकमात्र लक्ष्य है, क्या है, लाभ से और लाभ कमाना, और हर हाल में लाभ ही कमाना। ये बात समझ में आई। 3 बिंदु हमने यहाँ पर विकास की धारणा के कर लिए। और आपको पूछा जाएगा कि विकसित देशों का एकमात्र उद्देश्य विकास का क्या है, तो क्या है, लाभ से लाभ कमाना या केवल लाभ कमाना है। पिछड़े देशों का लक्ष्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा विकासशील की तरफ जाए, और विकासशीलों का लक्ष्य क्या है, विकसित। अब कल के लिए सवाल सुन लो, भारत विकासशीलों की श्रेणी में क्यों नहीं अपने आप को मान रहा है, जबकि हम जानते हैं विकसितों की श्रेणी में, जबकि हम जानते हैं भारत आज विकसित के बराबर ही है। तो अपने आप को क्यों नहीं मान रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, टाइम अप हो गया। कुछ पूछना है क्या? सर क्वेश्चन वापस रिपीट करो। क्या सर क्वेश्चन